ये इतिहास की ना सबसे चौंकाने वाली कहानियों में से एक। मतलब कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी जो यहां सिर्फ मसाले और कपड़े का व्यापार करने आई थी, देखते ही देखते सिर्फ 100 सालों में इतने बड़े उपमहाद्वीप की मालिक बन बैठी। चलिए आज इसी कहानी को जरा परत दर परत खोलते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 63%। 1857 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के लगभग 63% जमीन पर या तो सीधे या फिर किसी न किसी तरह से काबिज हो चुकी थी। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। ये ब्रिटेन से कई गुना बड़ा एक साम्राज्य था, और ये सब एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे व्यापारियों का एक ग्रुप धीरे धीरे किंग मेकर बना और फिर खुद ही किंग बन गया? देखिए, ये सिर्फ लड़ाइयों की कहानी नहीं है। इसमें एम्बिशंस हैं, लालच है और सबसे बढ़कर भारतीय ताकतों की आपसी फूट का एक बहुत बड़ा रोल है। तो कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के बीच में। मुगल सल्तनत कमजोर पड़ रही थी और पूरे भारत में अलग अलग रीजनल पावर उभर रही थीं। और ठीक इसी वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के इरादे भी बदल रहे थे। अब वो सिर्फ व्यापारी बनकर नहीं रहना चाहते थे। बंगाल के नवाब अली वर्दी खान ने क्या खूब कहा था। वो कंपनी के दोहरे चरित्र को बखूबी समझ रहे थे। एक तरफ व्यापारी तो दूसरी तरफ एक खतरनाक फौजी ताकत। उन्हें यह अंदाजा हो गया था कि ये कंपनी अब से शहद देने के मूड में नहीं है। तो कंपनी ने सबसे पहले अपनी नजरें गड़ाईं भारत के सबसे अमीर सूबे पर, बंगाल पर। बंगाल उस वक्त सोने की चिड़िया था। अपने कपड़े, रेशम और अफीम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर। कहा जाता था कि हिंदुस्तान के खजाने की असली चाबी तो बंगाल के ही पास है। और जब सिराजुद्दौला नवाब बने तो टकराव होना लगभग तय था। कंपनी 3 ऐसे काम कर रही थी जो नवाब की सत्ता को सीधी चुनौती दे रहे थे। पहला, नवाब की इजाजत के बिना कलकत्ता की किलेबंदी करना। दूसरा, दस्तक यानी टैक्स फ्री पास का अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए जमकर मिसयूज करना, जिससे शाही खजाने को बड़ा नुकसान हो रहा था। और तीसरा, नवाब के दुश्मनों को अपने किले में पनाह देना। मतलब ये एक तरह से खुली बगावत थी। यहां कंपनी ने 2 बिल्कुल अलग अलग दाव खेले। 1757 की प्लासी की लड़ाई असल में लड़ाई थी ही नहीं, वो एक धोखा था, एक साजिश जिसमें नवाब के ही सेनापति मीर जाफर को खरीद लिया गया था। लेकिन 1764 का बक्सर का युद्ध एक असली लड़ाई थी। यहां कंपनी की छोटी लेकिन डिसिप्लिन आर्मी ने मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब की मिलीजुली फौज को बुरी तरह हराया। प्लासी ने कंपनी को किंग मेकर बनाया तो बक्सर ने उन्हें नॉर्थ इंडिया की असली पावर। बक्सर की जीत का सबसे बड़ा इनाम था दीवानी। मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया। अब जरा सोचिए, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि पैसा वसूलेगी कंपनी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासन की सारी जिम्मेदारी नवाब की। मतलब सारे अधिकार कंपनी के और सारी जिम्मेदारियां नवाब की। यहीं से शुरू हुई बंगाल की सिस्टमैटिक लूट। तो इस पैसे का हुआ क्या? इसके 3 बड़े इस्तेमाल हुए। पहला, इसी पैसे से भारत में कंपनी की फौज को और बड़ा और ताकतवर बनाया गया। दूसरा, यहां से बेहिसाब दौलत इंग्लैंड भेजी गई, जिसने वहां की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फ्यूल किया। और तीसरा, जो सबसे चालाकी भरा काम था, कंपनी ने बंगाल के ही पैसे से बंगाल का माल खरीदकर यूरोप भेजा और उसे नाम दिया इन्वेस्टमेंट। मतलब हमारे ही पैसे से हमारा ही सामान खरीदकर हम पर ही मुनाफा कमाया गया। अब बंगाल का खजाना तो हाथ लग गया था, लेकिन कंपनी के रास्ते में अब भी 2 बहुत बड़ी ताकतें खड़ी थीं जो उन्हें चुनौती दे सकती थीं। दक्षिण में मैसूर का सल्तनत और पश्चिम और मध्य भारत में फैला विशाल मराठा साम्राज्य। मैसूर में कंपनी का सामना एक ऐसे दुश्मन से हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, टीपू सुल्तान। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक इनोवेटर थे। उन्होंने अपनी सेना को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन किया, रॉकेट टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल किया और अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांस और तुर्की जैसे देशों से मदद लेने की भी कोशिश की। वो अच्छी तरह जानते थे कि कंपनी का असली इरादा क्या है, और उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। और मराठा, जो एक वक्त पर पूरे भारत पर राज करने का सपना देख रहे थे, उनका पतन धीरे धीरे हुआ। पहला बड़ा झटका लगा 1761 में पानीपत की लड़ाई में। यह सिर्फ एक हार नहीं थी, इसने उनकी कभी ना हारने वाली इमेज को तोड़ दिया। लेकिन जो चीज उन्हें सच में ले डूबी, वो थी उनकी आपसी फूट। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, ये सभी सरदार आपस में ही लड़ते रहते थे। अंग्रेजों ने बस इसी फूट का फायदा उठाया और उन्हें एक एक करके 3 युद्धों में हराया। और 1818 तक मराठा शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। अब एक दिलचस्प बात पर आते हैं।
अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियार हमेशा उनकी बंदूकें नहीं थीं। कई बार ये एक कागज का टुकड़ा होता था, एक चालाकी भरी संधि जिसे कहते थे सहायक संधि। ये जो सब्सिडियरी अलायंस थी, ये एक बहुत ही चतुर चाल थी। कहने को तो ये एक प्रोटेक्शन डील थी, जिसमें अंग्रेज भारतीय राजा को बाहरी हमलों और अंदरूनी गड़बड़ी से बचाने का वादा करते थे। लेकिन असल में ये एक मीठा जहर था, जो धीरे धीरे राज्य की पूरी आज़ादी को निगल जाता था। और इसकी शर्तें देखिए, एक से बढ़कर एक। पहली, राजा को अपने ही राज्य में एक ब्रिटिश सेना रखनी होगी और उसका सारा खर्चा भी खुद उठाना होगा। दूसरी, राजा के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा जो असल में एक जासूस की तरह हर मामले में दखल देगा। और तीसरी, राजा अंग्रेजों से पूछे बिना किसी दूसरे राज्य से कोई भी रिश्ता नहीं रख सकता। मतलब बिना एक भी गोली चलाए पूरा का पूरा राज्य अंग्रेजों के कंट्रोल में। तो अब देखिए, बंगाल हाथ में, मैसूर और मराठा रास्ते से हट चुके और सहायक संधि जैसा हथियार भी था। अब तो बस बाकी भारत पर कब्जा करना सिर्फ वक्त की बात थी। पंजाब इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा थे, वो एक दीवार की तरह खड़े थे। पंजाब एक मजबूत, एकजुट राज्य था और अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि वे सतलज नदी को पार करें। लेकिन 1839 में उनकी मौत के बाद दरबार साजिशों का अड्डा बन गया और अंग्रेज तो बस इसी मौके के इंतजार में बैठे थे। और फिर एक एक करके आखिरी गोटियां भी गिरने लगीं। 1843 में सिंध पर कब्जा कर लिया गया। इसे अंजाम देने वाले ब्रिटिश जनरल चार्ल्स नेपियर ने खुद माना था कि ये एक बेशर्मी भरा काम था। और फिर 1849 में 2 लड़ाइयों के बाद पंजाब को भी पूरी तरह से ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। तो ये थी वो 100 साल की कहानी। 1757 में प्लासी के धोखे से शुरुआत हुई। 1764 में बक्सर में सैन्य ताकत दिखाई। 1799 में टीपू सुल्तान के हटने से दक्षिण का रास्ता साफ हुआ। 1818 में मराठा शक्ति टूटी और 1849 में पंजाब के विलय के साथ ही ये जीत लगभग पूरी हो गई। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या अंग्रेजों की ये जीत सिर्फ उनकी बेहतर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और मिलिट्री डिसिप्लिन का नतीजा थी, या फिर भारतीय शासकों की आपसी फूट, दूर की न सोच पाना और अपने छोटे छोटे स्वार्थों ने उनका काम इतना आसान कर दिया? ये सवाल आज भी उतना ही बड़ा है कि क्या बाहरी ताकतें अक्सर तभी जीतती हैं जब कोई समाज अंदर से बिखरा हुआ हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।